तो हेलो बच्चों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा और एग्जाम से पहले आप लोगों को हर हाल में इसे रिविजन कर लेना है। दोस्तों 110% गारंटी है कि ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है भिड़ने वाला है। इसी से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे 110% गारंटी है कि इसी से जो है आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप एग्जाम से पहले इसको आप लोग अच्छे से रिविजन कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप इस बार जो है 95 प्लस या 90% जो प्लस जो है अंक आप लोग जो है हासिल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप इसको अच्छे से जो है एग्जाम से पहले तैयार कर लीजिएगा, इसे अच्छे से रट लीजिएगा। 110% गारंटी है कि आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे इसी वीडियो में जो बताए जाएंगे वही सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो है आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाइएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो सवाल दिया गया है आज जो है क्लास 12 का हिस्ट्री का ऑल टू ऑल चैप्टर का जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और इसलिए आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। 100% गारंटी है, 110% गारंटी है कि आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे और इसी वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं इससे बाहर आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो देखिए बच्चों, पहला जो प्रश्न दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी और ऑप्शन डी एस आर राव। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है ना आपकी बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव के ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। जो सही ऑप्शंस होगा उसको उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है हमारे पर आपका एग्जाम नहीं लेने वाला है, आपको उत्तर पुस्तिका पर ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का जो है एग्जाम आपको देने होंगे, वो भी लिखित के तौर पर देना होगा। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग जो है राइटिंग को जो है अच्छे से बेस बना लीजिएगा, राइटिंग बेस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। राइटिंग स्किल को आप लोग जितना अच्छा सुधार सकते हैं, क्योंकि राइटिंग बेस पर भी आपको इस बार जो है 10 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही हुआ सटीक आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की जो है खोज की गई थी, यानी किस जगह की जो है खोज किया गया था। तो दोस्तों याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम जो है हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक है, यानी कि हड़प्पा स्थल का जो है खोज किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो के समय जो है मेसोपोटामिया से भी रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, जो कि मैं आगे भी बताने वाला हूं। ध्यान देंगे कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है नहीं मिला है, निगेटिव पूछा गया है। तो देखिए हड़प्पा जो है दुर्ग दीवार से घिरा हुआ मिला था। मोहनजोदड़ो भी दुर्ग दीवार से घिरा हुआ मिला था। बनावली ये भी जो है दुर्ग दीवार से घिरा हुआ था। लेकिन दोस्तों लोथल एक ऐसा नगर है जहां पे दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये रिपीट क्वेश्चन जो है किया गया है, इस बार आने के पूरे चांसेस है, इसलिए नोट कर लीजिए, इसको टिक लगा लीजिएगा। देखिए सवाल एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार यानी कि नहाने का जो स्थान होता है, नहाने का जो घर होता है, के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहां से? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में
शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ। अगर आप जो है पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि शिल्प उत्पादन जो है वो चैनहू दड़ों में जो है इसका प्रमुख उत्पादन था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चैनहू दड़ों, ठीक है, चैनहू दड़ों, ऑप्शन जो है डी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया, देखिए मैंने आपको कहा ना कि मेसोपोटामिया से भी सवाल एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मेसोपोटामिया से हर एक क्वेश्चन और हड़प्पा सभ्यता से हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को बारीकी से समझना है, क्योंकि बच्चों इससे जो है ना मेसोपोटामिया से और हड़प्पा सभ्यता से दोनों मिलाकर जो है 6 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सवाल इस प्रकार है बच्चों, दिया है कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग, देखिए किसका, मेहुला शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था। तो मेहुला शब्द का जो प्रयोग है ना वो हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता था, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेसोपोटामिया जहां पे रहे आपको ध्यान में रखना कि वो जो है हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा और इसको आप लोग रख लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अगला सवाल है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कहां पर है, गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि हड़प्पा किस नदी किनारे जो है स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि जो मेसोपोटामिया है, ठीक है, ये किस नदी के किनारे जो है स्थित हुआ है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया रिलेटेड है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, या हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। यह सवाल इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि हड़प्पा शहर या हड़प्पा नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है कि यह जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है, रावी नदी के किनारे जो है ये स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहां से प्राप्त होता है। तो सिंधु घाटी के निवासियों को बच्चों सोना जो है ये कर्नाटक से प्राप्त होता है, ऑप्शन जो है सी इसका सही सटीक आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिलता है। तो बंदरगाह का जो प्रमाण है वो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों ये बहुत बार जो है ये सवाल पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो है लोथल से जो है इसका प्रमाण मिला है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। और लोथल कहाँ स्थित है मैंने आपको अभी बताया, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ जो है व्यापारिक संबंध नहीं था, ठीक है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस देश के साथ जो है व्यापारिक संबंध जो है नहीं रखा था। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। मेसोपोटामिया ये भी जो है व्यापारिक संबंध रखता था, ईरान जो है वो व्यापारिक संबंध रखता था, अफगानिस्तान जो है वो व्यापारिक संबंध रखता था, लेकिन दोस्तों चीन जो है ये व्यापारिक संबंध नहीं रखता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो है ये जो है चीन देश जो है ये व्यापारिक संबंध इसके बीच में नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी इसका जो है क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ये भी बताते जाइएगा कि इसमें से कितने सारे क्वेश्चन जो है आपको पहले से पता था और आपकी तैयारी अभी किस प्रकार से चल रही है, लगभग कितनी प्रतिशत जो है आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, ये भी आप मुझे जो है नीचे कमेंट करके जरूर बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 12 नंबर दिया गया है कि जूते हुए खेत का प्रमाण जो है कहां से मिला है। तो जूते हुए खेत का जो प्रमाण है, ठीक है, जूते हुए खेत का जो प्रमाण है बच्चों ये जो है कालीबंगा से मिला है, ठीक है। कहां से मिला है, कालीबंगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहां से प्राप्त होता है। तो लाजवर्द मणि इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। लाजवर्द मणि जो है कहां से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सोरतुघई से जो है ये प्राप्त होता है, ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो सबसे बड़ा नगर जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो कौन सा था, वो था मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा ये नगर था, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषताएं थी।
दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उनका जो लिखावट होता था, ठीक है, उसको जो लिखा जाता था उनकी हड़प्पा सभ्यता की लिपि को, ये जो है दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, ठीक है, याद रखेंगे। यह क्या हो जाएगा, दाएं से बाएं की ओर जो है लिखी जाती थी। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से जो है रट लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और मुझे ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाइए, और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि यही एक वीडियो है जो कि पूरा मैराथन से मैं आपको करा रहा हूँ, और आपको एक ही वीडियो में ऑल टू ऑल जो है चैप्टर के और आपके पूरे हिस्ट्री के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी में से गारंटी है, 110% गारंटी है कि एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपका कहीं पूछेगा ही नहीं, एकदम गारंटी है, और आप इसको अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल दिया गया है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के अभिलेख को जो है सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा है। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि अभिलेखों में देवनाम पियदसी, ठीक है, देवनाम पियदसी किस राजा को कहा गया है। तो ये अशोक सम्राट को कहा गया है, यानी अशोक को कहा गया है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद थे, ठीक है, यानी कि महाजनद थे या महाजनपद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितने महाजनद थे का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसका आंसर जाएगा 16, ठीक है, 16 महाजनद का जो है ये उल्लेख किया गया है, किसमें, बौद्ध और जैन ग्रंथों में, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मगध महाजनपद, ठीक है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। देखिए दोस्तों यह जो है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, राजगिरी जो है यह प्रारंभिक राजधानी है, ठीक है, किसका, मगध महाजनपद का। ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि इंडिका जो है किसकी रचना है। तो इंडिका बच्चों क्या है, वो मेगास्थनीज की जो है रचना है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द्वितीय नगरीकरण, ठीक है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। तो देखिए द्वितीय नगरीकरण के नगरों को जो बच्चों ये कहा जाता है लौह युगीन नगर, ठीक है, क्या कहा जाता है, लौह युगीन नगर। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने किया। तो देखिए समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति की रचना जो है वो किसने किया है बच्चों। तो इसका आंसर होगा हरिसेन ने किया है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा हरिसेन, ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाएंगे। अगला सवाल है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है। तो भारत का नेपोलियन जो है किस शासक को कहा गया है, ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको एग्जाम से पहले आप लोगों को रट लेना है बच्चों, ये नहीं कि आप जो है सिर्फ वीडियो देख लीजिए वीडियो हो जाएगा, नहीं, आपको अच्छे से इसे रट भी लेना है। इसको आप लोग को एग्जाम से पहले क्या करना है, तैयार कर लेना है, तभी आप एग्जाम में जो है अच्छा नंबर ला पाओगे। अगर आपने टारगेट रखा है कि इस बार जो है 400 प्लस लाना है, 450 प्लस अंक लाना है, तो आपको इसे जो है हर हाल में पूरा अंत तक देखना है और आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें पूरा हिस्ट्री का जो है आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के राजकवि थे वो बाणभट्ट, कौन थे, बाणभट्ट थे। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अशोक के धम्म की लिपि क्या थी। तो दोस्तों अशोक के धम्म की लिपि जो है वो ब्राह्मणी थी। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम जो है किस राजा ने किया। तो देखिए फूट डालकर जो है विजय प्राप्त करना, यानी कि फूट डालकर विजय प्राप्त करना, यानी कि वो जो है जीतना, ठीक है। तो वो जो है कार्य जो है वो सबसे पहले किस राजा के द्वारा किया गया है, राजा के द्वारा जो है किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु, अजातशत्रु राजा के द्वारा जो है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का ये जो है कार्य सबसे पहले जो है किया गया था। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा अजातशत्रु, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है।
तो देखिए किसके अभिलेख में जो है भूमि दान का जो है उल्लेख मिलता है, या भूमि दान उल्लेख जो है किस शासक के द्वारा जो है मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा, समुद्रगुप्त के द्वारा जो है भूमि दान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले जो है अभिलेख की शुरुआत जो है वो अशोक ने किया था, यानी अशोक सम्राट ने किया था। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस जो है वो किसकी रचना है बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और प्रीवियस ईयर में भी ये सवाल पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशाख दत्त। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। विशाख दत्त की जो रचना है वो क्या है, मुद्रा राक्षस है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, विशाख दत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत करने किसने कराई। तो अपने खर्च पर जो है सुदर्शन झील की मरम्मत जो है किसने कराया था, तो ये कराया था रुद्रदामन ने। किसने कराया था, रुद्रदामन। ऑप्शन जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़े तो उससे पहले बच्चों आप मुझे ये बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि दोस्तों अगर आप नहीं बताओगे ना तो क्या होगा, हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस प्रकार से आप लोग अच्छे से तैयार कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और आप मुझे नीचे कमेंट करके ये भी बताते जाइएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किए गए हैं। तो दोस्तों आप ध्यान देंगे, आपने देखा होगा कि अधिकतर जो है हम लिखते हैं कुल। ठीक है, जो कुल लिखते हैं, ये जो है टोटल जो हम टोटल का जो करते हैं तो ये होता है कुल। एक कोमा द्रुगु का कुल का मतलब होता है टोटल। ठीक है, यानी कि जो आपकी संख्या है टोटल संख्या, और ये कुल का मतलब होता है परिवार। क्या होता है, संस्कृत ग्रंथों में कुल का कुमरसु का कुल का मतलब होता है परिवार। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, परिवार। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि महाभारत की रचना किसने की है। तो महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने किया था। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। तो आपको याद रखना है बच्चों, यह जो है टोटल जो है वो 14 दिनों तक चला था। तो ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। आपको याद रखना है महाभारत का जो युद्ध है वो कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 दिनों तक चला था। और इसका जो आपके सेट आया हुआ है उसमें दिया हुआ है 18 दिन। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो है ना ये 14 से लेकर 18 दिन तक चला था। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन दे सकता है। इसलिए दोस्तों आपको याद जो रखना है ना, तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा एकदम सटीक जो होगा कि कुरुक्षेत्र में जो है कितने दिनों तक जो है इसका जो है युद्ध चला था। तो आपको याद रखना है कि 18 दिनों तक चला था। ठीक है, ये 14 दिन नहीं होगा क्योंकि ये जो है सटीक आंसर ये हो जाएगा 18 दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि भारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था। तो महाभारत कालीन कह सकते हैं या भारत कालीन समाज कह सकते हैं कि इसका जो स्वरूप है वो किस प्रकार से था। तो इसका स्वरूप जो है वो पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, पितृ सत्तात्मक था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो मनुस्मृति में जो है कितने प्रकार के जो विवाह है वो उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर जाएगा ये जो है 8 प्रकार के जो है विवाह को जो है उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की माँ जो है वो गंगाधारी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव के संपूर्ण जीवन को टोटल जो है बच्चों वो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, याद रखेंगे कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की जो रचना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में जो है इसकी रचना किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। आप लोगों ने महाभारत तो देखा होगा, महाभारत का जो बुक है ना वो किताब जो है वो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, अभी तो आप देख सकते हैं ना वो हिंदी भाषा में भी है, इंग्लिश में भी है, लेकिन सबसे पहले जो ये रचना की गई थी ये संस्कृत लैंग्वेज में किया गया था, संस्कृत भाषा में जो है इसकी रचना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या दोस्तों वो 18 है। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से रटते जाना है, अच्छे से इसको जो है याद करते जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है, ठीक है। याद रखेंगे महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रजमनामा, ठीक है। रजमनामा जो है ये क्या है, महाभारत की फारसी अनुवाद है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मृच्छकटिकम, ठीक है, मृच्छकटिकम के लेखक का नाम लिखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा शूद्रक, ठीक है, शूद्रक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि सांची मध्य प्रदेश के जो है किस जिले में स्थित है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो है रायसेन में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे जो है बोध गया लगा देते हैं, लेकिन बोध गया इसका सटीक आंसर नहीं है। इसका सटीक आंसर होगा लुम्बिनिया, ठीक है, या लुम्बिनिया कह सकते हैं कि या लुम्बिनी कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सवाल ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध का सर्वप्रथम नाम क्या है। ये जो आगे एग्जाम हम जो है इसका जो है क्वेश्चन भी बताऊंगा, आपको इसको याद रखेंगे। आप यह मुझे कमेंट करके बताएं कि महात्मा बुद्ध का जो है वो सबसे पहला नाम क्या था, उसका जब जन्म हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था। आप नीचे कमेंट करके बताएं अगर आपको याद है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था। मैंने आपको बताया कि लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। और यहाँ पे शहर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना कि ये जो है बिहार में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था, ये बोध गया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि सपूत, यहाँ पे सपूत स्तूप दिया है, ठीक है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप जो है ये दोस्तों ये जो संबंधित है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से जो है रिलेटेड रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम यानी कि वैशाली जिले में हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली जिले में पड़ता है। तो वैशाली जिले में हुआ था आप कह सकते हैं, या कुंडग्राम में या वैशाली कह सकते हैं। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था। तो देखिए श्वेतांबर एवं दिगंबर का धर्म जो है वो क्या था। तो आपको याद रखना है कि श्वेतांबर और दिगंबर का जो धर्म था ना, दोनों एक ही धर्म से बिलोंग करते थे और इसका जो धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है ना वो जैन धर्म से संबंधित रखते हैं, ये जैन धर्म से संबंध है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा, जैन धर्म। अगला सवाल है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। 24वें तीर्थ यात्री कौन थे या तीर्थकर कौन थे। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर जैन स्वामी भी कह सकते हैं या सिर्फ आप कह सकते हैं कि महावीर स्वामी। ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। मैंने अभी आप लोगों को ना एक होमवर्क के रूप में मैंने एक सवाल पूछा था कि आप ये बताइए कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था या महात्मा बुद्ध का सबसे पहला नाम क्या था। मैंने पूछा था ना, देखिए वही सवाल पूछा गया है और इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि वीर शैव यानी कि लिंगायत, ठीक है, लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, ठीक है। यानी कि वीर शैव आंदोलन के जनक जो है वो कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा
वास बनना, ठीक है। वास बनना जो है ये वीरसेन यानी कि लिंगायत का जो है लिंगायत आंदोलन का जो है ये जनक थे। ऑप्शन जो है सी इसका सही सटीक आंसर होगा वास बनना। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए ये भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है वर्धमान, ठीक है। वर्धमान जो है महावीर स्वामी यानी कि महावीर जैन या जैन महावीर कह सकते हैं, जैन महावीर या महावीर जैन स्वामी के बचपन का नाम वो वर्धमान था, ठीक है, वर्धमान। ऑप्शन जो है बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ, ठीक है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत को जोड़ा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जो है उन्होंने जोड़ा था। किसने, महावीर जैन स्वामी या महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जो है यह ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा था। ऑप्शन डी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था, यानी किस शासक में किया, तभी जो है राजा कौन थे, ठीक है। तभी का जो राजा था बच्चों वो था अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। ऑप्शन जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे। तो निम्न में से जो है गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे ना वो जो है आनंद एवं उपाली ये भी थे, कश्यप ये भी थे, सरिय पुत्र एवं गोधरालायन ये भी थे। यानी कि दोस्तों ये तीनों जो है ये गौतम बुद्ध के शिष्य ही थे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। इनमें से सभी, ये इनमें से सभी जो है ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला सवाल है कि पुराणों की संख्या कितनी है। ये कई बार पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। ऑप्शन जो है बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई है। तो हीनयानी पुस्तकें बच्चों ये लिखा गया है पाली भाषा में, ठीक है। ऑप्शन जो है बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान का भंडार या ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में मिला था, जो कि बिहार में स्थित है। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि गौतम बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है किस नदी के किनारे जो है, किस नदी के किनारे जो है हुई थी। तो आपको याद रखना है कि बोध गया में, ठीक है, बोध गया में वह कहाँ पर अधिकतर ध्यान करते थे। वो जो ध्यान करते थे दोस्तों निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे जो है वो ध्यान करते थे और वहीं पर जो है उसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, निरंजना नदी के किनारे जो है इसकी जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। अगला सवाल है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई है वो कहाँ हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पावापुरी में महावीर जैन स्वामी या जैन महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है। ऑप्शन सी इसका सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ है, ठीक है। बौद्ध धर्म का विभाजन जो है किसके शासनकाल में, तभी के शासनकाल यानी कि तभी के शासक कौन थे जो कि बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ और हीनयान और महायान दो संप्रदायों में हुआ था। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कनिष्ठक, ठीक है, यानी कनिष्ठ भी कह सकते हैं या कनिष्ठक भी कह सकते हैं। तो इसका जो है कई बार होता है ऑप्शन में जो है कनिष्ठक दिया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो है इसका सही और सटीक ऑप्शन और सटीक
इसका आंसर होगा वो हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो है, कनिष्क शासक के काल में, कनिष्क एक राजा है, उसके शासन काल में ही जो है बौद्ध धर्म को जो है विभाजन किया गया हीनयान और महायान संप्रदायों में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको आप लोग जो है एग्जाम से पहले रख लीजिएगा, इसको आप लोग तैयार करते जाइए। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर रहे हैं ना, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि कॉपी में नोट तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर कर रहे हैं इसको आप लोग अच्छे से कीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको रटने की कोशिश कीजिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि आप देख सकते हैं, अगला सवाल है कि अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी का जन्म, ठीक है, अल बरूनी का जन्म जो है कहाँ हुआ? तो अल बरूनी का जन्म जो है हुआ है, वो हुआ है दोस्तों ख्वारिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा ख्वारिज्म। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अलबूरी का जन्म जो है ख्वारिज्म में हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब जो है, यानी अपनी पुस्तक किताब उल हिंद का रचना किस भाषा में की थी? तो इसका आंसर आएगा यह जो है अरबी भाषा में जो है उन्होंने इस किताब की रचना, यानी कि किताब उल हिंद की रचना जो है अरबी भाषा में किया था। किसने? अल बरूनी ने। ठीक है, अल बरूनी ने। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ? ख्वारिज्म ने। ख्वारिज्म जो है जगह का नाम है। ठीक है, तो ख्वारिज्म में जो है अल बरूनी का जो है जन्म हुआ, और अल बरूनी का जो है पुस्तक जो है वो किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग टिक लगा लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अल बरूनी जो है वो किस भाषा के जानकार नहीं थे? ठीक है, याद रखेंगे, इन्होंने जो है अरबी भाषा में पुस्तक लिखी है, और अल बरूनी की जो पकड़ है वो किस भाषा में नहीं था, यानी कि उनकी जो है पकड़ वो अरबी भाषा में था, और लेकिन उसमें सवाल पूछा गया कि अल बरूनी की भाषा जो है के जानकार वे नहीं थे, किस भाषा में जो है वे जानकार नहीं थे? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा। ठीक है, वो जो है यूनानी भाषा के वो जानकार नहीं थे, तो ऑप्शन जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। यानी कि दोस्तों इसका अगर इस प्रकार से सवाल ये पूछा जाए कि अल बरूनी किस भाषा के जानकार थे, तो आपको याद रखना है कि ये जो है सीरियाई भाषा, फारसी भाषा और संस्कृत भाषा, ये तीनों भाषा के जानकार थे, लेकिन यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनानी भाषा के जानकार जो है अल बरूनी नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है? तो इन बतूता ने दोस्तों वो जो है रिहला पुस्तक की जो है रचना की है। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो आ गया है कि इब्न बतूता सिंह कब पहुंचा? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में पूछा गया है, ये इब्न बतूता सिंह कब पहुंचा? तो इसका आंसर आएगा 1333 में जो है वो इब्न बतूता जो है सिंह पहुंचा था। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो बच्चों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, किस शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में जो है इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर का नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि बर्नियर ने शिविरनगर किसे कहा है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा राजधानी को जो है वो शिविरनगर कहा है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि फ्रांसीसी बर्नियर कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांसीसी बर्नियर जो है कहाँ के निवासी थे बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो फ्रांस के जो है निवासी थे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया है कि फ्रांसीसी लगाया हुआ है, फ्रांसीसी बर्नियर, तो ये जो है फ्रांस के होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर हो जाएगा, फ्रांस के जो है ये निवासी थे। अगला सवाल तो दिया गया है कि किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को जो है सती होते देखा था? किस लाहौर में? ठीक है, किसने जो है लाहौर में जो है 12 वर्षीय बालिका को जो है सती होते देखा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा बर्नियर। ठीक है, ऑप्शन ए सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद, ठीक है, ताराबाद
किस प्रकार का बाजार था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह जो है ना, ये जौहरों का नहीं होगा। घोड़ा बेचने वाला बाजार ये भी नहीं है। शिल्प केंद्रों का ये भी नहीं होगा। यानी कि ये तीनों इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर होगा गाने वाला व्यक्तियों का बाजार था। ठीक है, ऑप्शन जो है डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस यात्री को मध्ययुगीन, ठीक है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो को मध्य युगीन, ठीक है, मध्यकालीन यात्रियों का जो है सरताज कहा जाता है, यानी कि बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल दिया गया है कि किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया है? इसका आंसर होगा अल बरूनी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किस विदेशी यात्री ने भारत की डाक प्रणाली, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से रख लेना है। देखिए यहाँ पे 13 नंबर जो सवाल है कि किस विदेशी यात्री ने भारत की डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया? तो इसका आंसर जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता शासन ने, या कह सकते हैं कि इसके शासक ने, यानी कि इब्न बतूता शासक में जो है भारतीय के लिए डाक प्रणाली और संचार की व्यवस्थाओं का जो है उन्होंने वर्णन किया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की? तो इसका आंसर आएगा चीन देश का जो है यात्रा किया। ऑप्शन जो है बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि उलूक डाक व्यवस्था को किसका प्रयोग किया जाता है? तो उलूक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा घोड़ा का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि घोड़ों के द्वारा जो है सूचनाएं जो है आदान प्रदान किए जाते हैं, सूचनाएं भेजे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बच्चों की कबूतर के द्वारा जो है लेटर को इधर से उधर भेजा जाता था, संदेश को भेजा जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि उलूक डाक व्यवस्था में क्या होता है कि घोड़ों के द्वारा जो है ये जो है प्रयोग होता था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इसका सही और सटीक आंसर होगा घोड़ों के द्वारा या घोड़ों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है जो कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपके सामने है। इसका आप जो है नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये दोस्तों मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति जो है कहाँ हुई है। तो यानी प्रारंभिक भक्ति का आंदोलन, यानी कि सबसे पहले जो है भक्ति आंदोलन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिणी भारत। ठीक है, यानी कि जो है साउथ इंडिया में जो है सबसे पहले भक्ति आंदोलन हुआ, यानी कि प्रारंभिक में, शुरुआत में ही। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिंगायत। ठीक है, याद रखेंगे यह क्या है? लिंगायत। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में इस बार आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि देखिए यहाँ पद्यावत, ठीक है, पद्यावत किसकी रचना है? तो पद्यावत दोस्तों यह जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन जो है डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को कहते हैं, भक्तों को क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं। ऑप्शन जो है बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्राचीनतम यानी कि प्राचीन काल की भक्ति आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया? तो इसका आंसर जाएगा अलवार और नयनार ने। ठीक है, अलवार और नयवार। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। ये बच्चों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इस बार भी आ सकते हैं। अगला सवाल है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक का जन्म जो है वो कब हुआ था? क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ाई है दोस्तों, और मैंने आपको बताया था कि गुरु नानक का जन्म जो है वो 1469 में, ठीक है, 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये जो है प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है, उस डेट पर जो है प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। 1469 ईस्वी में जो है गुरु नानक जयंती मनाया जाता है, मतलब इसका जन्म हुआ था गुरु नानक का। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। और बच्चों आप लोगों से एक सवाल है कि गुरु नानक जयंती जो है कब मनाया जाता है? आप लोगों ने 1-2 दिन पहले जो है इसे मनाया है। आप मुझे जो इसका जवाब जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल की ओर चले तो अगला सवाल है कि विट्ठल को भगवान की किस अवतार
में जाना जाता है? तो देखिए विट्ठल को जो है भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है? ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये जो है विष्णु भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि अलवरो द्वारा रचित प्रमुख संकलन था। तो अलवरों के द्वारा जो है प्रमुख जो है संकलन वो क्या था? वो था नलरिया, ठीक है, नलयीरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, ऑप्शन जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पीर का अर्थ है। तो पीर का अर्थ क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पीर का अर्थ जो होता है वो गुरु होता है। ठीक है, याद रखेंगे पीर का अर्थ क्या होता है? गुरु होता है। ऑप्शन बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जाजिया। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। और जाजिया को जो है कब खत्म किया गया है, ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और आगे भी इसका जो है सवाल आने वाला है। ठीक है, जाजिया से रिलेटेड। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि शेख मोइनुद्दीन, ठीक है, मोइनुद्दीन जो है चिश्ती का दरगाह कहाँ था? तो देखिए शेख मोइनुद्दीन की जो है मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, सवाल जो है थोड़ा जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपको जो है अच्छे से याद रखिएगा, इसको VVI इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा, अजमेर शरीफ, या कह सकते हैं सिर्फ अजमेर जो है शेख मोइनुद्दीन की जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह है। ऑप्शन डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में जो है इसका जो है दरगाह है शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कबीर के दोहे कहाँ संकलित है? तो कबीर के दोहे जो है ये बीजक में संकलित है। ऑप्शन जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो इसका आंसर जाएगा शंकर देव ने किया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? तो मीराबाई का संबंध दोस्तों राजस्थान से था। ऑप्शन सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते रहिए और इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे। इसको आप लोग एग्जाम से पहले आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद भी करते जाना है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि विजयनगर के संस्थापक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप इसको अच्छे से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में भी सवाल पूछे गए हैं कि विजयनगर के संस्थापक थे। तो विजयनगर के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का जो है ये विजयनगर के संस्थापक थे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। विजयनगर के सबसे बड़े प्रसिद्ध शासक कौन से थे? कृष्णदेव थे। ठीक है, ये कृष्णदेव राय। ऑप्शन जो है बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कृष्णदेव राय के शासनकाल में इन दोनों का जो है मंदिर की जो है स्थापना हुई है, यानी कि मंदिर को निर्माण किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय। अगला सवाल है कि तालीकोटा, ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई? तो तालीकोटा की जो लड़ाई हुई है इसका आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट करते जाएं। अगला सवाल है कि इटली यात्रा निकोलो कोंटी किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम शासनकाल में ये जो है इटली यात्री को जो है, यानी कि इटली यात्री कौन है? वो है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी जो है ये आया हुआ था इटली यात्री में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सटीक आंसर होगा देवराय प्रथम। अगला सवाल है कि विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण और तुंगभद्रा का
दोआब। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। सवाल इस प्रकार से दिया गया है, फिर से पढ़ देता हूँ कि विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था। तो संघर्ष का कारण था कृष्ण और तुंगभद्रा का दोआब। ठीक है, या कह सकते हैं दोआब। ऑप्शन जो है डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर राज्य की स्थापना हुई है। ऑप्शन सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला दिया गया है कि सालूब वंश, ठीक है, सालूब वंश के संस्थापक कौन थे। ये रिपीटेड सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। सालूब वंश के संस्थापक कौन है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सालूब नरसिंह। ठीक है, ऑप्शन जो है डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि तुलुव वंश के संस्थापक कौन हैं। तो इसका आंसर होगा वीर नरसिंह। ऑप्शन जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहमनी राज्य से जो है इसका संघर्ष जो है चलता रहा। ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमुक्त माल्यद, ठीक है, अमुक्त माल्यद की रचना किसके द्वारा की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कृष्णदेव राय। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कृष्णदेव शासक के जो है शासन काल में ही ये सारी चीजें हुई हैं। अमुक्त माल्यद की रचना जो है वो कृष्णदेव राय के सापेक्ष में हुआ है, यानी इसकी रचना है किसके द्वारा किया गया है, ये कृष्णदेव राय के द्वारा जो है रचना की गई है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की गई है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखें कि ये जो है तेलुगु भाषा में जो है इसकी रचना किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम राय के नेतृत्व में जो है लड़ाई हुआ है। ऑप्शन जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा, राम राय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। तालीकोटा का युद्ध जो है वो राम राय के नेतृत्व में लड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि बारबोसा कहाँ के यात्री थे। तो बारबोसा जो है वो पुर्तगाल के यात्री थे। ऑप्शन बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है, यानी माना जाता था। तो आप कह सकते हैं कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है तेलुगु साहित्य। ठीक है, सवाल ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है कीवर्ड में याद रखेंगे, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग। ठीक है, क्लासिकल युग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव शासनकाल में तेलुगु साहित्य क्लासिकल युग माना जाता था। ठीक है, ऑप्शन जो है डी इसका सही और सटीक आंसर होगा, कृष्णदेव राय। ठीक है, अगला सवाल है कि किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो किसे जो है आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल की ओर चले तो अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सवाल पूछे जा चुके हैं और इस बार भी इस चैप्टर से रिलेटेड ना ये सवाल पूछे जाएंगे, अकबरनामा से रिलेटेड, 16वीं शताब्दी से रिलेटेड। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है अगला सवाल इस प्रकार से दिया गया है कि यहाँ पे प्रश्न ये है कि अकबरनामा की रचना जो है किसने की थी। तो अकबरनामा की रचना जो है वो अबुल फजल ने किया था। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लेना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आईना ए अकबरी कितने भागों में बांटा गया है या कितने भागों में विभक्त हुआ है। आईना ए अकबरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों कि आईना ए अकबरी जो है, आईना ए अकबरी जो है वो 5 भागों में विभक्त हुआ है। ऑप्शन जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया कि 16वीं यानी कि 16वीं और 17वीं सदी के दौरान जो है हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग जो है गांव में रहते थे। तो कितने प्रतिशत लोग जो है गांव में रहते थे, 85%। ठीक है, 85% लोग जो है वो गांव में ही निवास करते थे, ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे।
अगला सवाल है कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग करते थे? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि रैयत, मुजरियान और किसान, ये तीनों के लिए, ठीक है, तीनों के लिए जो है ये फारसी स्रोत किसानों के लिए जो है आमतौर पर ये नाम जो है प्रयोग करते थे, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला सवाल है कि रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो ये तो आप सभी को पता है कि रबी फसल जो है वो बसंत ऋतु में होता है, ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी, तो इसका आंसर होगा चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, ये सभी फसलें जो है मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा जो है उगाए जाने वाले फसलें थी, ठीक है, ऑप्शन जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था बच्चों? आपको तो मैंने पहले भी बताया था, उसका नाम जो है मक्का था, ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी, तो वे बाहरी ताकतें क्या थी? वे बाहरी ताकतें जो था दोस्तों ये था मुगल राज्य, व्यापार और मुद्रा और बाजार, ये तीनों जो है ताकत जो है वो बाहरी ताकतें जो है दाखिल हुई थी, इसलिए इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएंगे, ये तीनों ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो इसका आंसर होगा जहांगीर ने जो है तंबाकू पर जो है ये जो है प्रतिबंध लगाया था, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता है या मुखिया था, तो जिसे कहते हैं, तो जिसे क्या कहा जाता था? पंचायत का जो सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे, तो उसे क्या कहते थे? उसे जो है मुकदम या मुखिया कहते थे, ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया गया है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल, ठीक है, कौन थे? टोडरमल थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आईना ए अकबरी अकबरनामा के किस खंड में संबंधित है या किस खंड से संबंधित है? तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा ये जो है तृतीय खंड से जो है वो संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल है, तो किस स्रोतों में शामिल है? तो इसका आंसर होगा देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ में शामिल है, ठीक है, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज में शामिल है, उस कलांश में बनी इमारतें एवं स्मारक में शामिल है, यानी कि इनमें से सभी में जो है शामिल है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आईना ए अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में फसलें होती थी, यानी कि वो जो है सिंचाई वाले क्षेत्रों में एक वर्ष में जो है कितने फसलें होती थी? तो बच्चों इसका आंसर होगा लगभग 3 जो है फसलें होती थी, ऑप्शन जो है बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो बच्चों इसका आंसर होगा अकबर ने किया था, ठीक है। तंबाकू का जो सेवन है यानी कि तंबाकू का जो प्रयोग जो है सबसे पहले जो है मुगल सम्राट कौन थे? सबसे पहले करने वाले अकबर मुगल सम्राट, ठीक है, या कह सकते हैं सिर्फ अकबर ने जो है, यानी अकबर ने जो है सबसे पहले जो है इसका सेवन जो है शुरू किया था, ऑप्शन सी इसका सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि भारत में मुगल सम्राट का संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका आंसर होगा बाबर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी को ये लड़ा गया था, ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि रजनामा, ठीक है, देखिए रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? तो इसका आंसर होगा महाभारत, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग तैयार कर लें। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अकबर ने जो है दीन ए इलाही
ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म कब चलाया? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है 20 का आंसर होगा 1581 ईस्वी को चलाया था। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा यानी कि तुजुक ए बाबरी की रचना मूल रूप से किस भाषा में किया था? इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये जो सवाल है ना एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस बार भी आने वाले हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में जो है किया गया है। इसका मूल रूप भाषा क्या है? तुर्की भाषा है। किसका? बाबर की आत्मकथा यानी कि बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा पुस्तक की जो है भाषा कौन सी है? वो तुर्की है। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है इसका बी जो है सटीक आंसर होगा। बहादुर शाह जफर जो है ये मुगल सम्राट का अंतिम है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जाजिया कर जो है हटाया था? ये भी इस सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। आज के मॉडल पेपर में भी इस कई सारे सवाल जो है आपको देखने को मिले होंगे और आगे भी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए नोट करते जाएंगे कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जाजिया कर को हटाया था? तो इसका आंसर होगा अकबर ने। ठीक है, अकबर जो है कौन है? वो मुगल शासक है और इन्होंने ही अकबर ने ही हिंदुओं पर से जो है जाजिया कर को हटाया था। तो ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में जो है स्थापत्य कला की जो है सर्वाधिक विकास हुआ था। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा, शाहजहां। अगला सवाल है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? यानी कि सबसे ज़्यादा जो है इसका विकास हुआ था मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में? तो सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा की रचना जो है ये गुलबदन बेगम ने किया था। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा को कब समाप्त किया? ठीक है, तीर्थ यात्रा कर को, ठीक है, यानी कि तीर्थ यात्रा में जो कर लगता था उसको जो है किस ईस्वी में जो है अकबर ने इसे समाप्त कर दिया? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 1563 में जो है उन्होंने समाप्त किया था। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि अगला सवाल है कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है यह अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच जो है लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि अकबरनामा तीन जिल्दों में विभाजित है। तो 3 जिल्दों में विभाजित है और तीसरी जिल्द को किस नाम से भी जाना जाता है? ये सवाल पूछा गया है। आपको याद रखना दोस्तों कि अकबरनामा जो है 3 जिल्दों में जो बटा गया है, विभाजित हुआ है और तीसरी जिल्द जो है वो उसका जो है नाम क्या है? तीसरी जिल्द को जो है क्या नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सही आंसर होगा आईना ए अकबरी। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सटीक आंसर होगा। आपको याद होगा दोस्तों आईना ए अकबरी जो अकबरनामा है, ठीक है, ये जो एक तीसरी जिल्द है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि बादशाह नामा की रचना किसने की है? तो बादशाह नामा की रचना जो है अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया है। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि एशियाटिक, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब और किसने किया था? तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना यानी ऐसा देखिए यहाँ पे सवाल है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो स्थापना है, बंगाल का जो स्थापना है वो सर विलियम जॉन ने किया था और किस ईस्वी में किया था? 1784 में किया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा सर विलियम जॉन्स 1784। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर होगा हेनरी वेबरिज ने जो है इसका अनुवाद इंग्लिश में किया था। ठीक है, अकबर जो है अकबरनामा किस भाषा में था? आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है कि भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित हुई है। तो कब जो है स्थापित किया गया है?
तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बंगाल में स्थापित हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तमारी, ठीक है, इस्तमारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जो है कौन था? तो उस समय जो है बंगाल का गवर्नर थे कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जोतदार कौन होते थे? तो जोतदार जो है वो धनवान रैयत होते थे। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा, धनवान रैयत। अगला सवाल है कि 5वीं रिपोर्ट यानी कि ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? 5वीं रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद में कब इसे पेश किया गया था, कब जो है प्रस्तावित किया गया? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1813 में। ठीक है, इसे जो है ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, किसको? 5वीं रिपोर्ट को। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल तो दिया गया है कि कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी बुकानन ने जो है ये स्थापना की है। ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि फ्रांसीसी बुकानन कौन है? तो फ्रांसीसी बुकानन जो है वो चिकित्सक है, एक डॉक्टर है। ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है बच्चों? इसका आंसर होगा हल को जो है जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गुंजारिया क्या है? तो गुंजारिया क्या है? गुंजारिया जो है पर्वत है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस विरोध के परिणाम के रूप में संथाल परगने का निर्माण हुआ? तो संथाल परगने का निर्माण जो है वो मुंडा विद्रोह के उपरांत हुआ है। ऑप्शन जो है ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह जो हुआ है वो 1855 हुआ है, 1855 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण जो है वो 1859 में हुआ है। ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो दिया गया है कि ढक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई है? तो अभी आप लोगों को मैंने बताया और ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1878 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन जो है डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि दामीन एकोह क्या है? तो दामीन एकोह जो क्या है बच्चों, यह एक संथालों की भूमि है। ठीक है, याद रखेंगे, दामीन एकोह क्या है, संथालों की भूमि। ठीक है, ऑप्शन जो है ए इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल इस प्रकार से दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चों इसका आंसर जाएगा जो है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1857 का विरोध कब प्रारंभ हुआ? आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को जो है इसका विरोध जो है शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1857 का विरोध या विद्रोह कब प्रमुख कारण क्या था? देखिए 1857 की विद्रोह का जो प्रमुख कारण क्या था उसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसका जो है मुख्य कारण था कि चर्बी वाला जो कारतूस बनाया जाता था, ये मुख्य कारण था। ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा। चर्बी वाला कारतूस को बंद करने के लिए ही 1857 को की जो है ये विद्रोह को छेड़ा गया था, ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका आंसर याद रखना है मंगल पांडे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। नोट कर लीजिए, इसको आप लोगों को हर हाल में रट लेना है। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर ने किया। ऑप्शन जो है डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे की फांसी जो है वो 8 अप्रैल
1857 में उसको जो है फांसी दिया गया था, मंगल पांडे को। ऑप्शन सी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दिया गया है द ग्रेट रिवॉल्ट, ठीक है, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक जो है किसकी रचना है या किसने लिखी है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा अशोक मेहता ने लिखा है। ऑप्शन बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम दोस्तों वो छबीली भी है, मनु भी है और मणिकर्णिका भी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों नाम होगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी जो है रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम से भी जाना जाता है या दूसरा नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वीर कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आएगा नाना साहेब और बेगम हजरत ये दोनों जो है नेपाल भाग गया था, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी जो है दोनों इसका सही सटीक आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो इसका आंसर आएगा सोना के पुनर्गठन के लिए जो है इस पील कमीशन का गठन जो है किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि सोना को जो है पुनर्गठन जो है किया जाए, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सोना के पुनर्गठन के लिए, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि अगला सवाल इस प्रकार से है कि मुगल बादशाह को अबदस्य, ठीक है, अबदस्य कर कहाँ भेज दिया गया? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुगल बादशाह को अबदस्य कर कहाँ भेज दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंगून भेज दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? तो बच्चों बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा कानपुर से जो है यह नेतृत्व विद्रोह का जो है किए हैं। ऑप्शन बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, वेलेजली ने किया है, लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया? इसका आंसर आएगा बेगम हजरत महल, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि हड़प नीति किसने लागू की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प नीति जो है किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार है कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पुर्तगाल के शासक से कौन सा शहर मिला? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है बंबई जो है ये दहेज के रूप में जो है पुर्तगाल शासक ने जो है दिया था 1661 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अपनी वैश्विक काल में उत्तर भारत में कौन सा अधिकारी, ठीक है, कौन सा जो है अधिकारी, चलिए आगे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल है कि अपने वैश्विक काल में उत्तर भारत में कौन सा अधिकारी होता था जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था? तो इसका आंसर आएगा कोतवाल, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि गंज क्या है? तो गंज क्या है बच्चों? कई बार मैंने आपको बताया है कि गंज जो है वो क्या है? छोटी अस्थाई बाजार है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट 1639 ईस्वी में कहाँ बस गए थे? बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, आपको याद रखना है मद्रास में बस गए थे। ऑप्शन जो है बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय
जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1872 में किया गया था पहला प्रयास। ठीक है, ऑप्शन जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा 1872। अगला सवाल है कि कब से भारत में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई? तो बच्चों इसका आंसर होगा 1881। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। और साथ ही बच्चों आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सबसे पहले जो है जनगणना कब हुई थी, ये भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भारतीय रेलवे की शुरुआत जो है 1853 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कलकत्ता में अंग्रेजी की किलेबंदी का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये फोर्ट विलियम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर हो जाएगा मद्रास में किया गया इसकी स्थापना। ऑप्शन बी जो है सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि औपनिवेशिक भारत में स्टील उत्पादन कहाँ किया जाता था? तो स्टील उत्पादन जो है वो कहाँ किया जाता था? जमशेदपुर में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि औपनिवेशिक भारत के किस शहर में चमड़े की चीजें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे? ठीक है, तो ये बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। इसका आंसर होगा कानपुर। ऑप्शन जो है 20 का सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि अंग्रेज लोग किस मौसम को बीमारियां पैदा करने वाला मानते थे? यानी कि अंग्रेज लोग जो है, जितने भी अंग्रेज मैन है, वे सभी जो है किस मौसम को बीमारियों का मौसम कहा करते थे या बीमारियां पैदा करने वाले मौसम कहा करते थे? तो बच्चों इसका आंसर होगा गर्म मौसम। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कलकत्ता शहर का निर्माण की गई। तो कलकत्ता शहर का निर्माण जो दोस्तों वो दोस्तों जो है ये सुतांती में किया गया है। सुतांती के लिए कोलकाता में और गोविंदपुर में, ये तीनों जो है कलकत्ता शहर का निर्माण के लिए किया गया। इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा तीनों गांव को मिलाकर जो है कलकत्ता शहर का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये तीनों जो है गांव है, ये तीनों को जो है मिलाकर जो है कलकत्ता शहर का निर्माण हुआ है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, तीनों गांव को मिलाकर। अगला सवाल है कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर कब बना? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये इसका आंसर हो जाएगा 1798 ईस्वी। ऑप्शन जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो 1911 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए बनाया गया। तो मेरी के लिए स्वागत के लिए क्या बनाया गया था? आपने पढ़ा होगा, आपने जो है गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से आप जानते ही होंगे। गेटवे ऑफ इंडिया का जो रचना है या निर्माण जो हुआ है वो 1911 में हुआ है और ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्वागत के लिए जो है क्या बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया को निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर आएगा 1773 ईस्वी में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? यानी कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि पहले जो है भारत की जो है राजधानी कोलकाता था यानी कलकत्ता था, और कलकत्ता की जगह जो है अब दिल्ली को राजधानी जो है कब बनाया गया? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर याद रखना है 1911 ईस्वी। ठीक है, 1911 ईस्वी को जो है कलकत्ता की जगह जो है दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाया गया है। ऑप्शन जो है 20 का सही सटीक आंसर होगा 1911 ईस्वी। अगला सवाल है कि किस वर्ष जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचा? तो वास्को डी गामा जो है कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा जो है 1498 में जो है भारत पहुंचा था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी इसका सही सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है।
आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये 2023 की बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो बच्चों इसका आंसर होगा 1915 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत वापस आए थे। कब? 1915 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन जो है 20 का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा जो बच्चों ये हुआ था 1905 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि काला कानून किसे कहा गया है? तो काला कानून जो है वो रॉलेट बिल को कहा गया है, ऑप्शन जो है सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो बिहार राज्य से संबंधित रखता है, ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चौरा चोरी, ठीक है, यानी चोरी चौरा या चौरा चोरी कांड जो है कब हुआ? तो चौरा चोरी कांड जो है 4 फरवरी 1922 को हुआ है, ऑप्शन जो है 20 का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की जो है 1920 में जो है निधन हुआ था, ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सटीक आंसर होगा। साथ ही बच्चों आप मुझे ये कमेंट बताइएगा बाल गंगाधर तिलक ने जो है किस नारा को दिया था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगला सवाल दोस्तों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है आरंभ किया, यानी कि प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत है गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी ने जो शुरुआत किया था, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1920 में किया था, ठीक है, ऑप्शन जो है ए इसका सटीक आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था, ऑप्शन जो है 20 का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को इसका जो है आंसर आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका कथन है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा क्या? आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यह भी मैंने आपको बताया है कि इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि करो ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो है सुभाष चंद्र बोस का कथन है, ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेज चेक कहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मैंने कई बार आप लोगों को बताया है महात्मा गांधी, ठीक है, तो ऑप्शन जो है 20 का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ये कई बार पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने, यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ है। और कब प्रारंभ हुआ है इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपका जो है इसका आंसर आपको बताया है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1931 को जो है हुआ है, ऑप्शन 20 का सटीक और सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला सवाल दिया गया है कि 1947 के विभाजन को जिंदा बचे लोगों ने क्या कहकर व्यक्त किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये मॉल्स लॉ, मारामारी, रोला या हुल्लड़, ये सभी बोलकर जो है उन्होंने व्यक्त किया है, इसलिए इसका आंसर आएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो सीमांत गांधी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? कई बार मैंने आपको बताया है, आपके मॉडल पेपर में भी दिया गया है कि बंगाल का जो विभाजन है, ठीक है, बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 को हुआ है, और मैंने अभी आपको इसका आंसर भी बताया हुआ है, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब एवं कहां किया गया है? तो इसका आंसर आएगा 1960 ढाका में हुआ है, ठीक है, 1960 ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये रिपीटेड सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है।
चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र का प्रस्ताव कब लाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कई बार मैंने आपको बताया है ना, इसका आंसर हो जाएगा 1909। ठीक है, 1909 ईस्वी को जो है ये पृथक चुनाव को जो है प्रस्ताव लाया गया। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि हिंदू महासभा का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1915 को किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। तो ये बच्चों कई बार सवाल पूछा गया है, ये सवाल रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। 1937 में जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में जो है अपनी बढ़त बनाई थी, अपना जो है सरकार बनाया था। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। 7 प्रांतों में जो है उन्होंने सरकार बनाया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था। कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये जो है रचना की गई है, लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब लाया था। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है कब लाया गया। तो बच्चों इसका आंसर होगा 23 मार्च 1940 को जो है यह प्रस्ताव लाया गया। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ मानी जाती है। तो कब से भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था, 1942 को, लेकिन किस तारीख से जो है वो शुरुआत माना जाता है। तो इसका आंसर याद रखना है आप लोगों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 अगस्त 1942। ठीक है, ऑप्शन ई इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। तो ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 16 अगस्त 1946। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का आंदोलन जो है किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। पाकिस्तान शब्द जो है वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। ऑप्शन जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। आप सभी के लिए बहुत ये सभी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो इसका आंसर आएगा 26 जनवरी 1950 को जो है यह लागू हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। भारत संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, कितने सदस्य, जब भारत में जो है लागू किया गया था तब जो है संविधान सभा में बैठक में कितने जो है सदस्य जो है उपस्थित थे। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 210 सदस्य जो है वो उपस्थित थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान को रचा गया है, संविधान को जो है बनाया गया है, और संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल तो दिया गया है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पैथिल लोरेस, ए बी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों जो है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा के संचालन के समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है
कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया, तो भारत को जो है 26 जनवरी 1950 को जो है इसे जो है गणतंत्र घोषित किया गया था ना, यानी कि रिपब्लिक डे जो मनाते हैं, यानी कि रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, ठीक है, जब गणतंत्र हुआ था तभी ना। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र जो है घोषित किया गया था। ऑप्शन जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला सवाल की ओर। अगला सवाल दिया गया है कि कौन सी महिला, ठीक है, याद रखेंगे कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी, तो इसका आंसर जाएगा, देखिए हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, ये तीनों क्या है, ये भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारत के संविधान का पिता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ। तो बच्चों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर याद रखना है 1940 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर जाएगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल ना आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। देखिए सवाल इस प्रकार से दिया गया है, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिया गया है कि 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था। कई बार रिपीट किया गया है, इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1940 को जो है इसे प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 16 नंबर की संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान है। तो इसका आंसर जाएगा 389 सदस्यों का जो है प्रावधान है। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में कितने रियासतें थी। तो भारत में दोस्तों कुल जो है वो 562 जो है रियासतें थी। ऑप्शन जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि इसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। इसका आंसर जाएगा बी एन राव। ठीक है, बी एन राव को जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है व्यक्त किया गया या नियुक्त किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपके क्लास 12 के हिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं वे सभी क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आपको जो है एग्जाम से पहले तैयार कर लेना है। हो सके तो इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिए दोस्तों। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 110% गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव का एक भी प्रश्न, जी हां दोस्तों, एक भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटने वाला है। डायरेक्ट जो है 110% गारंटी है कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में यही सारा क्वेश्चन जो है एकदम रिपीट किया जाएगा। यही सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है। और दोस्तों आप अपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर जरूर करते जाइएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी आप लोग प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आगे भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों की जो है इस बार भी उम्मीद करता हूं कि 400 प्लस जो है आप लोगों का अंक आए, 450 प्लस आप लोगों का अंक हासिल हो। आप लोग भी जो है इस बार जो है टॉपर बन पाए। आप लोगों का अंक जो है 90 से लेकर 95% के बीच में आप लोगों का अंक आए। ठीक है, हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहें और इसी प्रकार से जो है आप लगन पूर्वक जो है एकदम पूरी ईमानदारी से जो है आप अपनी एग्जाम के लिए जो है पूरी तरह से फोकस दें। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।